नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, जिसका अहम टॉपिक अपना चल रहा था संधि। संधि में व्यंजन संधि आज हम विसर्ग संधि आज हम पढ़ेंगे। स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया है। आप विसर्ग संधि पे ध्यान देंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विसर्ग क्या होता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों में विसर्ग संधि से अगर संबंधित कोई क्वेश्चन आता है और संधि विच्छेद अगर किया हुआ है तो आप उसको आसानी से पता कर सकते हो कि इसमें विसर्ग संधि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो होगा विसर्ग के रूप में। प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग लगा हुआ आपको दिखाई देगा। जहां पर ये विसर्ग लगा हुआ है वो विसर्ग संधि कहलाएगी। अर्थात जिस विसर्ग परिभाषा होगी इसकी कि जिस शब्द में विसर्ग और स्वर या व्यंजन मिलकर कुछ नया विकार उत्पन्न करते हैं उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें दोनों पदों में प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है वो विसर्ग के रूप में आएगा और प्रत्येक शब्द में विसर्ग में ही कोई विकार उत्पन्न होगा। दूसरे शब्दों से, दूसरे व्यंजनों से, वर्णों से, स्वरों से मिलने के बाद विसर्ग अपना एक नया रूप ले लेगा, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें 2-3 नियम हैं जो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहला नियम, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें प्लस के चिन्ह से पहले ही विसर्ग आएगा, बाद में विसर्ग नहीं आएगा। तो यहां पर मैं विसर्ग का नाम लूंगा तो आपको समझ जाना है कि विसर्ग पहले पद के अंत में ही लगा हुआ है। तो पहला है, अगर पहले विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन, पांचवा व्यंजन, कोई भी अंतस्थ व्यंजन जिसको ये रे ले वे, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये रे ले वे। अगर ये हो, ध्यान से सुनेंगे, विसर्ग से पहले एक ही मात्रा, एक ही ध्वनि अगर निकलती है और दूसरे पद में पहला अक्षर क्या हो? प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो और कोई सा भी अंतस्थ व्यंजन हो। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, रे, ले और वे। अगर ये हो तो आपका जो विसर्ग है वो बन जाएगा ओ। विसर्ग का क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। जैसे विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में तीसरा शब्द हो, चौथा शब्द हो, पांचवा शब्द हो और कोई सा भी, जैसे
अधः प्लस लिखित, अधः प्लस लिखित, इसका मतलब क्या होगा? अधः लिखित। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ है वो गलत हो जाएगा, इसकी जगह आप लिख लो मने लिखित। ये क्वेश्चन कई बार पटवारी के एग्जाम में आया था, मने प्लस लिखित। अब आपको यहाँ देखना है विसर्ग से पहले क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। कौन सी मात्रा है? ए है। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में क्या है? ले। यहाँ पर आपको स्वरों पे नहीं जाना है। अगर दोनों तरफ अगर स्वर होंगे तो आपकी स्वर संधि होगी, लेकिन यहाँ पे पहले पद में विसर्ग है और दूसरे पद में कोई व्यंजन दिखाई दे रहा है आपको, लय। और अगर लय कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए ये जो आपका विसर्ग है ये विसर्ग बन जाएगा ओ। बाकी कुछ नहीं करना है, पहले शब्द को पहले उतार दो, बाद वाले शब्द को वैसा का वैसा उतार दो। इन दोनों शब्दों में बिल्कुल भी बच्चों आपको परिवर्तन नहीं करना है। विसर्ग क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। अब इस नए में ओ को जोड़ेंगे तो क्या होगा? मनोलिखित। ये आपको ओ की मात्रा के शब्द दो जगह मैंने बताए थे आपको। एक तो बताए थे मैंने आपको स्वर संधि में, जहां पर ओ शब्द दिखाई देगा गुण संधि में, लेकिन यहां पे विसर्ग है, इसलिए ये यशोगान, मनोयोग, मनोनित, मनोनित है, यशोगान है, यशोदा है, देखो इनका क्या होगा? मने प्लस नीत। मन को सेम टू सेम लिख दो। मन के बाद में क्या आ रहा है? विसर्ग ए की मात्रा आ रही है, और ए की मात्रा के बाद में किस क्या आ रहा है? न लिखा हुआ आ रहा है। और न क्या था? चो। ये था आपका अनुनासिक पांचवा व्यंजन। तो न आने से क्या हो जाएगा? विसर्ग का हो जाएगा ओ हो जाएगा, और आपका नित वैसा उतार दो तो ये आपका शब्द बन गया मनोनित। इसी प्रकार ये है यशोगान, क्या हो जाएगा इसका? यश प्लस गान। यस आधे होंगे विसर्ग लगने के बाद, तो यस यस उतार दो वैसा का वैसा, और ये विसर्ग जो ओ में हो जाएगा, और गान लिखा हुआ है ये आपका। तो ये ध्यान रखेंगे, विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ए आ जाए, और बाद में ये अगर अक्षर आ जाए तब क्या होगा आपके? ये विसर्ग वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद में इसी में थोड़ा ध्यान देना आपको कि अगर विसर्ग से पहले ए आ जाए और विसर्ग के बाद में भी ए आ जाए, विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ए आ जाए, और विसर्ग के बाद में भी अगर ए आ जाए, तब यहां पर क्या होगा? ये जो ए है ये किस में बदल जाएगा? जैसे विसर्ग का तो ओ होना है, तो ये ए इस ओ में प्रवेश कर जाएगा। यहां पर ए का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे मनोनुकूल, मने प्लस अनुकूल, मन है प्लस अनुकूल, मन अनुकूल, तो ये विसर्ग है, ये हो जाएगा ओ में, और मन लिखा हुआ है ही, तो न में ओ डालती क्या हो जाएगा? मनो, ए घुस जाएगा इसमें आके, तो हो गया आपका मनोनुकूल। अगर विसर्ग के बाद में क्या आ जाए?
ए आ जाए तो ए का लोप हो जाएगा, ए गायब हो जाएगा, या ए अपने दीर्घ स्वर दीर्घ जो स्वर है उसका कौन सा ओ उसमें प्रवेश कर जाएगा। तो पहला नियम यह है कि अगर विसर्ग से पहले ए आए और विसर्ग से पहले क्या आ जाए ए, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन प्लस साथ में क्या आ जाए अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तब आपके ये होंगे दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये है बच्चों, अगर विसर्ग से पहले ए के अलावा विसर्ग से पहले क्या आ जाए ए के अलावा कोई भी व्यंजन, कोई भी स्वर आ जाए, ए के अलावा कोई भी स्वर या स्वर आ जाए और बाद में यहां पे क्या आ जाए विसर्ग आ जाए, बाद में वही तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन ये आ जाए, विसर्ग प्लस के चिन्ह से पहले विसर्ग, और विसर्ग से पहले क्या आ जाए ए के अलावा कोई भी व्यंजन आ जाए, स्वर आ जाए, ए के अलावा कोई भी अगर स्वर आ जाता है और उस स्वर के बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन ये से अगर आ जाए तो वो जो ए है, वो जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित बच्चों? ये हो जाएगा आपका आधा र। कब? जब विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए। जैसे अपन पहले बात करेंगे इसमें आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, ये आ गया तो पता तो लगा लोगे आप कि विसर्ग तो विसर्ग संधि हो गई, लेकिन इसको संधि युक्त कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए कि संधि युक्त करो या संधि का संधि विच्छेद करो, तब आपको ध्यान देना है कि मैंने कहा था विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी ध्वनि नहीं आए, तो ए नहीं आ रहा, बड़ी ई आ रहा है, और बाद में अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आधे र में। पहला जो स्वर शब्द है वो वैसा का वैसा उतार दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और बाद का भी वैसा का वैसा उतार दो, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आधा र पता हुआ आपको कि आधा र हमेशा अपने आगे वाले शब्द के ऊपर चला जाएगा, तो आशी है प्लस वाद, सॉरी यहां पे आशी है प्लस वाद, ये बनेगा आपका आशीर्वाद। एक है ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आयुर्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? धनुर्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो आयुर्वेद का क्या होगा? आयु प्लस वेद, ए के अलावा ध्वनि आ रही है, बाद में अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आधा र हो जाएगा। आयु पहले लिखा हुआ है और वेद बाद में लिखा हुआ है, तो इस आधे र को वे में मिला दो, तो ये चला गया ऊपर, तो ये शब्द हो गया आपका आयुर्वेद। इसी प्रकार ये हो जाएगा
धनु है प्लस वेद, विसर्ग का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। धनु पहले है ही, वेद बाद में लिखा हुआ है, अब इस र को वे में डाल दो तो ये चला गया ऊपर धनुर्वेद। ये हो गया विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई से भी शब्द आ जाए और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तब आपके हो जाएंगे आधा रईस में आ जाएगा। तीसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद में स और त आ जाए, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए बच्चों, स व त। तीसरा नंबर है विसर्ग के बाद स या त आ जाए, पहले पद में क्या हो, विसर्ग हो और दूसरे पद में त या च। च या छ आ जाए तो ये आपका सलगम वाला स बन जाएगा। कैसे, कह प्लस चित, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। कह प्लस चित, तो विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो ये विसर्ग बच जाएगा क्या, आधा स बन जाएगा। पहले कह लगा दो और बाद में त लगा दो, तो ये आधा स च में प्रवेश कर गया और आपका वक्त शब्द बन गया कश्चित। विसर्ग के बाद में च या स, ये दोनों आ जाए, दे से पुनः, पुनः प्लस च, पुनः प्लस च, विसर्ग आ गया और बाद में च आ गया तो क्या बन जाएगा, इसका आधा स बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पुनश्च। ये पहला एक नियम है। इसके बाद में इसी का चौथा नियम और है, यदि यहां पे विसर्ग से पहले शब्दों पे कोई ध्यान नहीं देना है। विसर्ग से पहले अपने नियम के अनुसार विसर्ग, केवल विसर्ग का आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के, लेकिन बाद में दूसरे वाले पद में क्या आता है, दूसरे वाले पद में क्या होता है उसको ध्यान रखना। तो स और छ आ गया तो ये स बन जाएगा, और ट या ठ आ गया, ट या ठ आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स बन जाएगा। कब, जब ट और ठ आ जाए। जैसे धनु है प्लस टंकार, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, ट आ रहा है। विसर्ग के बाद में ट आते ही विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। पहले वाला अक्षर ऐसा का ऐसा उतार दो और दूसरे वाला भी ऐसा का वैसा उतार दो। अब इसको मिलाओ, धनु आप लिख दो, आधा स किस में जाएगा, ट में जाएगा, और शब्द बन जाएगा आपका धनुष्टंकार। ट और अगर ठ आ गया तो आपका विसर्ग वो क्या बन जाएगा, जैसे अभी ये आरएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, नी है प्लस ठुर, नी है प्लस ठुर,
ये शब्द क्या आया था, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ठ, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, स बन जाएगा। नीलपी शुरू में लगा हुआ है, ठुर बाद में लगा हुआ है, तो ये आपका शब्द बन गया निष्ठुर। ये आपका, इसमें किसी भी व्यंजन में परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग में परिवर्तन होगा। विसर्ग कोई ना कोई व्यंजन का रूप ले लेगा। तो ये आपके व्यंजन संधि के, सॉरी विसर्ग संधि के जो नियम है वो मैंने आपको बता दिए। पहला नियम था आपका कि अगर पहला नियम ए के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया आपको, अगर बाद में पहले विसर्ग से पहले ए और बाद में भी ए आ गया तो ए ओ में प्रवेश कर जाएगा। एक नियम मैंने बताया था, ए के अलावा कोई से भी व्यंजन आ जाए, ए के अलावा कोई सा भी स्वर ध्वनि आ जाए और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का आधा र हो जाएगा और संधि युक्त करते समय वो आधा र अगले वाले व्यंजन के ऊपर प्रवेश कर जाएगा। अगला मैंने बताया था आपको, विसर्ग के बाद में अगर स और च और छ आ जाए तो वो इसका सलगम वाला स आपका बन जाएगा। विसर्ग के बाद में ट और ठ आ जाए तो षटकोण वाला स बन जाएगा विसर्ग का। ये आपकी विसर्ग संधि कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपके जो व्यंजन संधि के आपने टेस्ट नहीं लिया था, तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के कुछ मैंने क्वेश्चन तैयार किए, तो अपन उन पे एक बार गौर करेंगे। तो आपका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड पे देखो। पहला क्वेश्चन है, आश्चर्य में संधि है आश्चर्य, अभी मैंने तुरंत बताया ही था। अगर व्यंजन के बाद में, सॉरी विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, च और छ आ जाए तो क्या बन जाएगा, आधा स बन जाएगा। तो यहाँ पे आधा स आ रहा है, बाद में च आ रहा है, तो क्या होगी ये विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। दूसरा है, सज्जन में संधि है, पहले सज्जन का संधि विच्छेद करो, क्या होगा, सत प्लस जन, सत प्लस जन। यहां पर देखो कौन सा नियम काम में आ रहा है, अगर अघोष व्यंजन के बाद में घोष व्यंजन आ रहा है, अघोष व्यंजन किसी वर्ण का पहला अक्षर अघोष, उसके बाद में घोष, तीसरा, चौथा, पांचवा तीसरा व्यंजन है, अगर वो आता है तो ये जो ये है, ये घोष व्यंजन के तीसरे वर्ण में प्रवेश कर जाएगा, तीसरे रूप में बदल जाएगा, तो ये तय बन जाएगा सज्जन। और ये कौन संधि मैंने बताई थी आपको, ये थी आपकी व्यंजन संधि। इसके बाद है मनोबल। मनोबल का अभी जस्ट उदाहरण आया था, मन प्लस बल, ए की ध्वनि आ रही है और बाद में क्या आ रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, विसर्ग क्या बन जाएगा बच्चों, ओ बन जाएगा। मन पहले लगा हुआ है, बल बाद में है, तो ये क्या हो जाएगा, मनोबल। तो यहाँ कौन संधि होगी, यहाँ होगी विसर्ग संधि। फिर है व्यंजन में संधि है, व्यंजन, व्यंजन का आप संधि करके देखो, वी प्लस अंजन, वी प्लस अंजन, और अगर ये शब्द आया था, अगर ई के बाद में विपरीत असमान स्वर आए तो ये क्या बन जाएगा, आधा ये, सॉरी आधा वह बन जाएगा। तो ये कौन संधि होती है, ये होगी आपकी यण संधि, और इसमें आपके यण संधि नहीं है,
तो ये आपका क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्यंजन में कौन संधि होगी, यण संधि होगी। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है निराहार में संधि है। निराहार बिल्कुल सरल शब्द है ये। निराहार संधि विच्छेद करने के बाद पता चलेगा कि किस संधि के नियम इसमें काम आ रहे हैं। तो निराहार में अभी मैंने बताया था आपको, नी है प्लस आहार, ए के अलावा कोई व्यंजन है, स्वर आ रहा है बाद में, तो क्या हो जाएगा, इसका व्यंजन किस में हो जाएगा, ये आधे रे में परिवर्तित हो जाएगा। नी पहले है ही और बाद में क्या है, आहार है ही। तो इस रे को आ में डालते क्या बन गया, ये रा बन गया पूरा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका निराहार। तो ये कौन संधि होगी, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, चार है। इन चारों में से एक शब्द ऐसा है जिसमें क्या है, स्वर संधि नहीं है। तो बताइए वह शब्द कौन सा है। अत्याचार, इसका होगा अति प्लस आचार। ई के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो ये ई है जो आपका किस में हो जाएगा, ई और ए। ई प्लस ए क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। आ रहा है तो यह हो गया, ठीक है। अति में से जैसे यहां बता रहा हूं मैं आपको, अत्याचार, इसका होगा संधि विच्छेद अति प्लस आचार। छोटा ई और ए मिलकर क्या बनता है, ये। अब यहां पे क्या बच गया, तय में से आपने ई को बाहर निकाल लिया तो आधा तय बच गया। ई और ई से मिल गया ये, आगे आ की मात्रा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। ये यह हो गया, ठीक है। तय को यहाँ में डाल दो, क्या बन जाएगा, ये आपका अत्याचार। ये तो आपकी क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। यहां स्वर संधि है। दूसरा है उत्तान। उत्थान के टुकड़े करो, उत प्लस थान नहीं होगा। ये आपका स्वर संधि का नी है। भानु देखो जाएगा, भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय क्या बढ़ाता है, उ। इसमें आपकी दीर्घ संधि है। संभावराधना, संभव प्लस आराधना, यहां पर भी ए प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो यहां पर भी आपके स्वर संधि है। उत्थान में आपके स्वर संधि नहीं है। सातवां है निम्न में से कौन सा संधि शब्द नहीं है। मतलब इनके टुकड़े करने पे या इनका संधि विच्छेद से वापस संधि करने पे कौन सा शब्द इनमें सही या सॉरी इसमें गलत है। देखो इसमें इसका करेंगे अपन, गुरु प्लस उपदेश। देखो सही हो रहा है क्या, उ और उ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा उ बन रहा है। तो ये भी आपका संधि सही है। उच्छल जो मैं अभी आया था आपके, उत प्लस उत्सल, तो ये भी आपका संधियुक्त शब्द है। इसके बाद में देखो आप षडमूर्ति, षट प्लस मूर्ति, जो मैंने आपको व्यंजन संधि पढ़ाया था मैंने आपको, ये ट है। ये अगर
प्रथम व्यंजन, प्रथम वर्ण के बाद में अगर अनुनासिक आ जाए तो इसी व्यंजन का अनुनासिक बन जाएगा। ये मैं क्या बन जाएगा, इसी व्यंजन का अनुनासिक बन जाएगा। अनुनासिक क्या होता है इसका, षड्मूर्ति हो गया। सॉरी तीसरा, इसके बाद में है मिष्ठान। सॉरी ये आपका शब्द क्यों प्रश्न है, कौन सा शब्द सही है। हाँ तो यहां पे देखो ये भी गलत है आपका, ऊ और ऊ। गुरु इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। 8वां देखो, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि, युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर, मनोयोग। कौन सा उदाहरण होगा, युधि, युधि प्लस ठर, ये सब में आपके व्यंजन संधि में आ रहा है। निस प्लस ठुर, ये व्यंजन संधि में आ रहा है। न के बाद निस, कल मैंने बताया था आपको, निस के बाद में ट आते ही क्या बन जाएगा, वो स बन जाता है। भयंकर भी मैंने कल बताया था आपको, भयम प्लस कर, तो ये भी आपका अनुनासिक हो जाएगा। इसका होगा मन प्लस योग। अभी जो विसर्ग संधि का होगा ये होगा मनोयोग। विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये में हो जाएगा। संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सम प्लस कृत गलत है, संस प्लस कृत ये भी गलत है। सम प्लस कृत इसका ये आएगा, मैं के बाद में, सम के बाद में क्या आ रहा है, री आता है, तो आपका इस स का प्रवेश या इस स का प्रवेश हो जाएगा। जो कल व्यंजन संधि का लास्ट आपका जो नियम था वो ये आपका नियम था ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का संधि सही है। आप क्वेश्चन को इस पे गौर करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर अपन मात खा जाते हैं, सही है और गलत है में अपन जल्दीबाजी करने के चक्कर में कुछ ना गलती कर देते हैं। तो ये 4 संधि विच्छेद किए हुए हैं, इन 4 संधि विच्छेदों में एक संधि विच्छेद वो सही है, बाकी सारे संधि विच्छेद गलत है। देखो यहाँ पे पहले की बात करें, राम प्लस ईस रमेश, ये नहीं होगा, रमेश का होता है रमा प्लस ईस, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद ध्वनि प्लस अर्थ, ई के बाद में ए आ जाए तो ये बनता है आपका ये, आधा ये बनता है, और आधा ये इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे आपका जो है न आधा नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। उत्तरायण, उत्तर प्लस आयन, इसमें आ रहा है ए, और इसमें भी आ रहा है ए, तो ये मिलकर क्या बन गया, आ बन गया। तो ये स्वर संधि के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको देखना संधि कौन सी है। इसके अलावा एक संधि और मैंने कल बताई थी आपको, व्यंजन संधि में अगर न से पहले क्या आ जाए, र आ जाए, अगर न से पहले क्या आ जाए, र, तो उस न का क्या बन जाएगा, अण बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा उत्तरायण, क्योंकि उत्तरायण शब्द है वो आपका गलत है, यहाँ होगा उत्तरायण, और न से पहले अगर र आ जाता है तो वो हो जाता है उत्तरायण। 3 अब कौन सा बच गया, पित्राज्ञा। इसको देखो, री के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये बन जाएगा आधार है। पितृ
आधा तय बच गया, इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, आधा रह बन गया। आ की मात्रा मिलाई तो आधा रह क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा ये आपका रा हो जाएगा और ज्ञा आगे ही तो सद बनेगा आपका पितराज्ञा। तो यहाँ पर आपका ये दय जो है सही होगा, पितराज्ञा। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, शब्द की संधि क्या है, सही नहीं है। एक संधि ऐसी है जो इसमें गलत है और 3 संधियां हैं वो इसमें सही है। तो देखो कौन सी है। पहले बात करते हैं परीक्षा की। परीक्षा में छोटा ई और बड़ा ई दोनों मिलकर बड़ा ई बन रहा है क्या, तो यह आपका सही है। वसुधा प्लस ए आ के बाद में क्या आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है, तो ए आते क्या बन जाएगा, आई। आ के बाद में ए आ जाए तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो ये ध क्या हो जाएगा, डबल मात्रा। ये भी सही है आपका। अभिष्ट ई के बाद में ई आ जाए, छोटा ई के बाद में छोटा ई आ जाए तो बड़ा ई होता है। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, लेकिन यहाँ पे छोटा ई आ रहा है तो ये गलत है। इसका उत्तर क्या आएगा, ब आ जाएगा। और ये देखो व्याप्त, इसमें छोटा ई आ रहा है और आ रहा है। अगर ई के बाद में असमान स्वर आए तो वो ये बन जाता है। तो वी में से ई निकाल दिया, क्या बच गया यहाँ पर, आधा वह बच गया। और ई और आ ये क्या बन गया, या बन गया। तो या आ जाएगा और ये यह हो गया व्याप्त। इसका मतलब ये भी सही है। बारहवां क्वेश्चन है, यथेष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद है। यथेष्ट शब्द का 4 संधि विच्छेद किए हुए हैं। इसमें से आपको देखना है कि मेन सही संधि विच्छेद आपका कौन सा है। यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट। देखो पहले तो यथा का कोई अर्थ नहीं होता है, इसका भी अर्थ नहीं होगा, ये दो तो नहीं होंगे। यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट, यहाँ छोटी की मात्रा है और यहाँ बड़ी की मात्रा है। और मैंने आपको पहले स्वर संधि में कहा था कि इष्ट, ईस, इन सब में क्या आता है, बड़ी ई की मात्राएं आती है। तो इसका होगा यथा प्लस इष्ट, यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका अभिप्सा। अभिप्सा में कौन सी सही संधि विच्छेद कौन सा है, अभी प्लस इप्सा। इसी से ये भी सेम टू सेम ही है। इसमें अभी प्लस इप्सा ये नहीं आएगा, छोटा भी आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। बड़ा बी में ई लगा, छोटा ई ये भी नहीं आएगा। अभी प्लस इप्सा ये आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर बड़ा भी लगा हुआ है और इन दोनों से क्या बन जाएगा, बड़ा ई भी बन जाएगा और दोनों का अर्थ भी निकल रहा है। इन दोनों का अर्थ भी गलत अलग ही निकलेगा। संधि विच्छेद करने के बाद भी उनका अर्थ बिल्कुल सेम निकलना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगला है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। एक शब्द ऐसा है जिसका संधि विच्छेद गलत है। मत प्लस एक के मते के, ये भी सही है। नी प्लस ऊन, ई के बाद में ऊ आ गया, ई के बाद में ऊ आ गया, आधा नहीं, ये भी सही है। अजंत, अज प्लस अंत, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है भाई। अजंता का
संधि विच्छेद ये नहीं होगा, ये गलत है, शब्द ही गलत है ये। महर्षि का महा प्लस ऋषि, ये भी सही है। इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद देखो, अपेक्षा छोटा ई प्लस बड़ा ई, ये मिलकर बनता है बड़ा ई। यहां पे हो रहा ए, तो ये भी आपका गलत है। सरोज में सर प्लस ओज, ये भी गलत है, क्योंकि ए के बाद में ओ आएगा तब इसका होता है औ। वर्दी संधि मैंने बताया थी आपको, अगर ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो ये दीर्घ हो जाएगा, बड़ा औ हो जाएगा, दो मात्रा आएगी बच्चों, इसमें एक ही मात्रा लगी हुई, इसका मतलब ये गलत है। इसके बाद में पावक, पावक का देखो पो प्लस अ किया हुआ है, ओ की मात्रा है प्लस ए है, ओ के बाद में ए समान अगर स्वर आए तो क्या बन जाएगा? ओ का आओ, ओ का बन जाएगा औ और औ का बन जाएगा आओ, तो यहां क्या बन गया? आओ बन गया। पो को पो में से ओ को बाहर निकाल दिया तो बच गया आधा पे, और ओ और ए मिलकर बन गया आव, के बाद में है ही, तो पे को आ में लगा दिया पा बन गया, वक पूरा आ गया पावक। तो पावक का पो प्लस अक, ये संधि विच्छेद सही है। जगन्नाथ का अभी जस्ट मैं व्यंजन संधि में आया था, जगत प्लस नाथ, इसका क्या होगा सही? जगत प्लस नाथ, तय के बाद में न आ गया तो ये डबल न हो जाएगा, तो आपका इसमें सही होगा पावक। 16वां है, गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गवाक्ष का अर्थ क्या होता है? गौ प्लस अक्ष, गौ, दो मात्रा आएगी गवाक्ष में, तो तुरंत समझ जाना है कि ग के दो मात्राएं कहां पर लगी हुई है, तो तुरंत आ जाएगा ये रहा, क्योंकि गो, गाय को गौ बोलते हैं, गौ, ये भी गलत है, ये गो भी गलत है और ये गवा भी गलत है, तो सीधा हो गया इसका गौ। आपको सबसे पहला कुछ त्रुटि देखनी है, वो समझ में नहीं है, फिर आपको नियमों पे जाना है, उसके बाद उस पर अर्थ पे जाना है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखते हैं मालूम चल जाता है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संधि विच्छेद 3 सही है और एक संधि विच्छेद इसमें गलत आएगा। कौन सा आएगा? देखो, सम प्लस कृत, संस्कृत जो मैंने अभी तुरंत बताया था आपको, ये सही है संधि विच्छेद। नीरस, नी है प्लस रस, ये भी अभी आया था आपके, सही है। तद्वित, तत् प्लस दित, ये गलत है इसमें। अन एक ए आ गया और ए आ गया, तो ये हो गया ए, सही है, ये इसमें सही है, तो इसमें आ जाएगा आपके तद्वित। ये तद्वित का संधि विच्छेद क्या है? गलत किया हुआ है। ये आपके जो है क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चनों को अपन अगली क्लास में देखेंगे। आप इन सभी उदाहरणों को एक बार और देखिए। संधि में जितने हो सके उतने आप नियमों को याद करने की कोशिश कीजिए। नियमों, जितने नियम आपको याद होंगे उतने ही आपको अच्छा सहूलियत मिलेगी आपको, क्योंकि ये टॉपिक आपका हर एग्जाम में, हर बड़े से बड़े कंपटीशन में आपका आता है। तो बच्चों, आपका संधि टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और इसके जितने उदाहरण आपको और मिलते हैं उतने उदाहरणों को आप याद कीजिए। आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।